आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, त्राल से, जहां पर मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर किया है। यहां पर कल से लगातार मुठभेड़ जारी है। रात में ऑपरेशन रोके जाने के बाद सुबह फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अब तक एक आतंकी का खात्मा किया जा चुका है। यहां अभी भी 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। अशरफ आनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी क्या अपडेट दे पाएंगे वहां से? नवजोत, दरअसल जैसे आपने कहा, ये मुठभेड़ कल शुरू हुई थी। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी सुरक्षा बलों के पास। उसके बाद ही वहां पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। फिर कल देर शाम को ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी रात भर जारी रही। आज सुबह जो ही पहली रोशनी निकली तो उसके बाद दोबारा जो है तलाशी अभियान सुरक्षा बलों ने शुरू किया। एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई है। उस जगह का पता लगाया गया है, उस घर का जहां पर ये 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। तो वहीं पर रुक रुक के फायरिंग आ रही है और उसकी जवाबी कार्रवाई में जो है सुरक्षा बल भी यहां से गोलीबारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि अन्य 2 के वहां पर छुपे होने की खबर है। ये महत्वपूर्ण है कि हिजबुल मुजाहिदीन का यही एक ग्रुप उस इलाके में बचा था जिसके खिलाफ कल सुरक्षा बलों को खबर मिली थी और उनके खिलाफ अब ये जो इनकाउंटर है वो अभी फिलहाल जारी है। जी, तो जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों का काल बने हैं अब सुरक्षा बल, क्योंकि लगातार मुठभेड़ जारी है। एक को मारे जाने की खबर है। अभी 2 से 3 आतंकी और छिपे हो सकते हैं। नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो बिहार से बेहद बुरी और दर्दनाक खबर आई है। यहाँ पर अलग अलग 23 जिलों में बिजली गिरी है और 83 लोग काल के गाल में समा गए। अब उन परिवारों में मातम है जिन पर कुदरत का कहर बरपा। ऐसा मंजर जो देखा ना जा सके, ऐसा दुख जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, ऐसा मातम जो दहला दे। ऐसी तस्वीर 1-2 नहीं, पूरे 23 जिलों से आई हैं। बिहार में कुदरत ने कहर बरपाया है। आकाश से मौत बरसी है। तांडव कर दिया है कुदरत ने। चारों ओर सिर्फ मातम, चीख पुकार मची है। अच्छा, हाँ, ठनका ठनकले तो ओई में प्राण छूट गेले है, गिर गेल थी ना। खेत में और कोई काम कर रहे थे कि वही थे? ना, वही रहती ना, ही खाली। दोनों बिहार में घास करने गया था, उसके उपरांत ठनका गिरा, इन दोनों का मौत हो गई। एक दिन पहले तक बेहिसाब गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। सबको इंतजार था कि मेघ बरसे, गर्मी से राहत मिले। बादल तो बरसे, मगर गरज के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में बिजली गिरी और 83 लोग काल के गाल में समा गए। यह घटना काफी भयावह था। पंचायत के लोग इस वज्रपात से डरे हुए हैं। दरभंगा की तस्वीरें हैं ये। परिवार बिलख रहा है। यहाँ 5 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। शिवहर में 45 साल का किसान खेत में काम कर रहा था। किसे मालूम था कि बिजली गिरेगी और किसान उसी खेत में दम तोड़ देगा। ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 23 जिले हैं जहां बिजली गिरी और 83 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको बताते हैं कि किस जिले में कुदरत ने ज्यादा कहर बरपाया है। बिजली गिरने से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में, बांका में 5, भागलपुर में 6, मधुबनी में 8 और नवादा में भी 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, मगर जिस तरह से पूरे सूबे में बिजली गिरी, उसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार पर कुदरत का कहर भयानक बरपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी इस आपदा पर दुख जताया है, मगर बिहार पर संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में बिहार में जोरदार बारिश हो सकती है।
बिहार में कुदरत का जो कहर बरपा, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 83 लोगों का बेमौत मर जाना हैरान भी करता है और परेशान भी। बिजली गिरने की वजह से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कुदरती आफत पर दुख जताया और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इस आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। भगवान उनके प्रियजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस आपदा पर शोक प्रकट किया। 4 लाख देखिए, क्योंकि ऐसे ही महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे ही किसान मजदूर तबाह है और रोपने के टाइम जो है, जो किसान जो हैं उस समय जो है उनकी मौतें हुई हैं, गरीब परिवार है, तो उस हिसाब से जो है आर्थिक मदद में कम से कम 10 लाख रुपए जो है उसका मदद मिलना चाहिए। मॉनसून के आने का इंतजार अमूमन सबको होता है, लेकिन शुरुआती बारिश में ऐसा भयानक मंजर दहशत में डालने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले 24 घंटे भारी हैं। आशंका जताई गई है कि अगले 24 घंटे में बिहार में जोरदार बारिश हो सकती है। राहत बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर जिस तरह से बिहार में कुदरत ने कहर बरपाया वो तड़पाने वाला है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पर आसमान से कहर टूट पड़ा है। अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। इतने ही तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। बड़ी संख्या में पशुओं की मौत भी हुई है। यूपी में बारिश के साथ आसमान से मौत बरसी। कुदरत ने गजब का कहर बरपाया। आंधी तूफान के बाद बिजली गिरने से कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूपी में 8 जिलों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा की मौतें हुई हैं। घायलों की तादाद को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 लोगों ने देवरिया में अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रयागराज में 6, कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव और बलरामपुर में 1-1 की मौत हुई है, जबकि बाराबंकी में 2 और अंबेडकर नगर में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी है। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। पूरे यूपी में 24 लोग घायल हैं, वहीं करीब 46 पशुओं की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की मार से देवरिया में तांडव मच गया। यहां बारिश के साथ धान की रुपाई कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त किसान और मजदूर खेतों में थे, तभी अचानक बिजली गिरी और सब कुछ तबाह हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों के इलाज के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 लाख रुपए की धनराशि तत्काल में उनको दी जाएगी और तत्काल उनको जो आर्थिक सहायता है उनको देंगे और इसकी प्रक्रिया जो पूर्ण की जा रही है। मौसम विभाग ने 25 और 26 जून को उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी दी थी। अगले 1 हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ संजय सिंह, कानपुर, आज तक। बिहार के छपरा में पटना से सिवान जा रही एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि हादसे में बस में सवार मुसाफिरों की जान बच गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों से बस से निकलने के लिए कहा और उन्हें दूर भेज दिया, लेकिन हादसे में पूरी बस जलकर खाक हो गई।
तस्वीरें, बस में आग किस तरीके से लगी और फिर उसके बाद यात्रियों पर मुसीबत बनाई, धू-धू कर जल उठी पूरी बस। अमेरिकी सेनेट ने हांगकांग में जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े बिल को सेनेट ने पास कर दिया है। इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो कि हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ड्रैगन पर शिकंजा तेज कर दिया है। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस बिल को पेश किया, जिसे सीनेट ने ध्वनि मत से पास कर दिया। दरअसल पिछले महीने चीन की संसद ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मंजूरी दी है। इसे लागू कर चीन हांगकांग में विरोध प्रदर्शन और विदेशी दखल को खत्म करना चाहता है, जबकि अमेरिका इसे हांगकांग की स्वायत्तता पर हमला मानता है। अब ट्रंप सरकार ने हांगकांग में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए नई चाल चली है। अमेरिकी सीनेट में पास बिल में चीन के उन अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें चीन में उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले चीनी अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। उधर चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेनाओं को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने सैनिकों को यूरोप से हटाकर इन इलाकों में बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां शी जिनपिंग दुनिया में राज करने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में चीन को कड़ा सबक सिखाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात चीन की कर लेते हैं। चीन एलएसी सीमा पर आधमका है, कभी पीछे हटता है, कभी आंखें दिखाता है, कभी चोरी छिपे एलएसी पर जमावड़ा बढ़ाता है। गलवान में जहां चीन की सेना की झड़प वाली जगह से कुछ पीछे हटने की खबर आई है, वहीं दूसरे मोर्चे पर अभी भी जमा हुआ है चीन। नई साजिशों को अंजाम देने पर तुला हुआ है चीन। चीन की कथनी और करनी कभी एक नहीं रहती। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। एक तरफ उसके जनरल एलएसी पर शांति की कोशिशों में शामिल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो चुपके से फौजी जमावड़ा बढ़ाता हुआ नजर आता है। अच्छी खबर यह है कि गलवान घाटी, जहां हाल ही में ताजा झड़प हुई थी, वहां से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी करीब 1 किलोमीटर पीछे हटती नजर आई है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक में इसका खाका खींचा गया था। गलवान घाटी से आई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने अतिरिक्त सैन्य बलों की संख्या और गाड़ियों में कुछ कमी की है। कुछ सैनिकों और गाड़ियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे किया है। सेना अब मानव रहित टोही विमान और अपने सैनिकों के जरिए इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रश्न यही, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? लेकिन हर बार धोखा देने वाले चीन पर भरोसा कैसे करें, वो भी तब जब चीन की नई चालबाजी का सबूत सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक दौलत बेग और देपसांग के पास एलएसी की उस तरफ चीन ने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। दौलत बेग से 23 किलोमीटर और देपसांग से 21 किलोमीटर दूर ये नई तैनाती पकड़ी गई है। उसके फौजी दस्ते ने पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच भारतीय जवानों की गश्त में बाधा डालने की कोशिश की है। इसके अलावा चीनी सेना ने PP-15, PP-17 और PP-17A के पास भारी फौजी वाहन और तोपखाने की तैनाती की है। सवाल उठता है कि चीन के इस नए मोर्चे का मतलब क्या है। सूत्रों के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है। काराकोरम में घुसपैठ कर चीन भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। भारतीय सेना को ये बात साफ हो गई है कि चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लेह दौरे के बाद
चीनी सेना गलवान के कुछ इलाकों में अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्ड इलाके में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब LAC पर एक और इलाका पेंगोंग झील की बात करें तो वहां सैटेलाइट की नई तस्वीर में चीन की सैन्य तैयारियों के सबूत सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर 23 जून को ली गई है। इसमें फिंगर 4 से फिंगर 6 के बीच चीन की तैयारी दिख रही है। सैटेलाइट तस्वीर में कुल 12 पोस्ट नजर आए हैं। 4 पोस्ट फिंगर 4 यानी भारतीय सेना की तैनाती के बिल्कुल पास है। वहीं 4 चीनी पोस्ट सपोर्ट लाइन के पीछे दिख रहे हैं। लेकिन भारत चुप बैठा हुआ नहीं है। पूरे LAC पर भारतीय फौज की तैनाती की गई है। और वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की हालत में है। एयरफोर्स अलर्ट पर है। सेना प्रमुख ने LAC के दौरे से लौटकर दिल्ली में सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी है। ये साफ हो गया है कि चीन की हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। लेह से श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ सरहद पर चीन से तकरार चल रही है और इधर दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शी जिनपिंग की मेजबानी के मसले पर सरकार को जमकर घेरा। चीन की चालबाजी से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है। पूरी दुनिया ही जानती है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते न नियम मानता है, न धोखा देने वाली अपनी आदत से बाज आता है। लेकिन इस बार चीन पस्त पड़ने लगा है। उधर लद्दाख में भी भारतीय सेना के जांबाज चीनी सैनिकों को पस्त कर रहे हैं। चीनी सैनिकों की बोलती बंद कर रहे हैं। चीनी फौज को पीछे धकेल रहे हैं और इधर सियासी गलियारा गर्म है। कांग्रेस मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और हम सबने देखा कि मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जहां साबरमती के किनारे 2014 में झूला झूलते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, उसी दिन उसी वक्त चीन लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। जिस रोज लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प हुई, उसी रोज से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे ये हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। हमें डराने की, धमकाने की कोशिश चीनी के लाल फौज कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाला नहीं है, हम खदरने वाला है। इन्हीं लोगों को खदरना चाहिए। जिस भाषा में वो बात समझते हैं, उस भाषा में उनसे बात करना चाहिए। हमारे जो शस्त्रागार है, हिंदुस्तान की शस्त्रागार में अंडे सेने के लिए जगह नहीं है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि अभी चीन से कैसी बातचीत चल रही है और लद्दाख में हालात कैसे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष को साफ साफ बताना चाहिए। कांग्रेस के तीखे हमलों के जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों उमड़ गया था कि पार्टी के साथ MOU हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है। तो सियासत जोरदार है और ये सियासत तब तक उफान मारेगी जब तक चीन का मसला ठंडा नहीं पड़ जाता। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। इस विरोध के बीच दिल्ली के होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि दिल्ली के किसी भी होटल में चीनी नागरिकों को कमरा नहीं दिया जाएगा। चीन के खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। पूरे देश ने ठान लिया है कि चीन को सबक सिखाकर रहेंगे।
जगह जगह चीन के खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है। चीन को आर्थिक तौर पर तोड़ देने के लिए चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने तय किया है कि दिल्ली के किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में चीनी नागरिक को रहने के लिए कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। तो इनको टोटली एक सबक सिखाने के लिए हम भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ अभी आज 60 से 70 हज़ार कमरे हैं और 3000 गेस्ट हाउस हैं कम से कम दिल्ली में। तो हम लोग इनको प्रमोट ना करें और इनके गेस्ट को अलाउड ना करें, ताकि इनके पास एक स्ट्रांग मैसेज जाए और इनको सबक मिले कि किसी को कमजोर ना समझें। एक इनके लिए यही कहावत है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 3000 सस्ते होटल हैं, जिनमें करीब 75,000 कमरे हैं। होटल एसोसिएशन से पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान कर चुका है। उधर जम्मू में भी थोक कारोबारियों ने चीन से करीब 10 करोड़ के इंपोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। मतलब ये कि चीन को परास्त कर देने की जंग में लोग शामिल हो रहे हैं। लोग सिर्फ चीन का पुतला ही नहीं फूंक रहे, बल्कि चीनी सामानों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। दिल्ली से अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो।